गुड मॉर्निंग ईच एंड एवरीवन। हम पढ़ रहे हैं, गुड मॉर्निंग नहीं, गुड आफ्टरनून ईच एंड एवरीवन। हम पढ़ रहे हैं इनकम टैक्स। इनकम टैक्स में कैपिटल गेन में पेज नंबर 8 टॉपिक है टैक्सेबिलिटी ऑफ कैपिटल गेन इन केस ऑफ स्पेसिफाइड एग्रीमेंट। मिला क्या? पेज नंबर 8। अब स्पेसिफाइड एग्रीमेंट यहां लिखा हुआ है, इसको अंडरलाइन करो और नीचे लिखो ट्रांसफर ऑफ लैंड टू अ डेवलपर, ट्रांसफर ऑफ लैंड टू अ डेवलपर फॉर कंस्ट्रक्शन पर्पस। लिख दिया, ट्रांसफर ऑफ लैंड टू अ डेवलपर फॉर कंस्ट्रक्शन पर्पस, फुल स्टॉप। अब एक लाइन और लिखनी है, जगह देख के कहीं भी लिख लो, इसी को थोड़ा विस्तार में समझा रहे हैं अपन। कंसिडरेशन शेल बी रिसीव्ड, आसपास लिखना, ऊपर जो एरिया है वहां लिख दो भले ही, नीचे वाले एरिया में मत लिखना, नीचे तो मेरे को काम है यार। एक तो गधों को ये भी बताना पड़ता है लिखना कहाँ है। ये यहाँ लिख दिया आप लोगों ने, इधर वाले स्पेस में मत लिखना, यहाँ ऊपर लिख सकते हो तुम, ठीक है। अब ऊपर लिखो तो कंटिन्यूटी बता देना एरो शेरो लगा के। और जो अमीर लोग हैं वो स्टिकी नोट्स लाते होंगे, है ना, उसमें चिपका देना। और जो बिल्कुल ही पढ़ाई लिखाई से परे वो हाथ बांध के बैठे ही गधे साले। सारे गधे खड़े हो जाओ प्लीज। चलो बेटा परवेश, अरे बेटा तू भी गधी है, तू भी खड़ी हो जा, बैठो। अच्छा और लिखो कंसिडरेशन शेल बी रिसीव्ड, ट्रांसफर ऑफ लैंड टू अ डेवलपर फॉर कंस्ट्रक्शन पर्पस। कंसिडरेशन शेल बी रिसीव्ड इन फॉर्म ऑफ शेयर इन कंस्ट्रक्टेड portion or money MONEY। और नहीं and money and or money, सॉरी यार, एंड लिख दो, एंड बस एंड चलेगा, ठीक है। अब समझो क्या लिखा अपन ने। अभी एक लाइन और लिखनी बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब पहले समझ लो कल की कहानी। मेरे बाप दादा के बाप दादा, मतलब मेरे दादाजी के भी पापा, हाँ परदादा हुए मेरे, बहुत भले इंसान थे, खूब पैसा कमाया उन्होंने लपक के, ठीक है। मतलब अंबानी महसूस करते होंगे मेरे दादा तो खुद, बहुत पैसा कमाया उन्होंने, बहुत पैसा कमाया तो बहुत सारी प्रॉपर्टी छोड़ गए। और जो वो होता है ना, आप लोगों को एक ज्ञान की बात बताऊं कि जब यार एक स्टोरी सुनाई क्या मैंने आप लोगों को, पौधे वाली कहानी सुनाई, पौधे में पानी डालने वाली। अभी टाइम नहीं है यार, सुनाओ कहानी, सुन लो कहानी, सुनो। काम की है कहानी, ये पढ़ाई लिखाई तो होती रहेगी, कहानी बहुत काम, ठीक है। तो कहानी जरूरी भी है, आगे बहुत रेफरेंस काम आएगा इसका, ठीक है। एक टीचर था और एक इंजीनियर था, वो दोनों पड़ोसी थे। और वो घर कैसा था कि घर के पीछे छोटा सा गार्डन होता है ना, वैसा वाला टाइप, दोनों आसपास रहते थे। दोनों ने एक पेड़ लगाया, पौधा लगाया अपने गार्डन में, ठीक है। तो जो इंजीनियर था ना, वो उस पौधे का बहुत ख्याल रखता था, बिल 2 टाइम पानी देना उनको, अच्छे से धूप में भी ख्याल रखना, उसमें से आसपास जो जंगली पौधे जाते हैं उनको भी निकाल देना, खूब केयर करता था। तो उसका जो पौधा था ना, खूब हरा भरा दिखता था, भरा हुआ एकदम, बहुत बढ़िया दिखता था, ब्यूटीफुल एकदम। और जो टीचर था ना, टीचर वो माइजर था, मतलब बहुत कंजूस, बहुत लापरवाह, कभी पानी डाला तो डाला, नहीं डाला तो नहीं डाला, और कुछ ख्याल नहीं रखता था उसका। मतलब उसका पौधा एकदम मुरझाया हुआ दिखता था पेड़।
मुझे लगता था ये कभी भी मर सकता है पौधा, जिंदा है ऊपर वाले की करम से, ठीक है। अब दोनों सुबह दिन के टाइम पे काम पे चल जाते। एक दिन जब वो लोग अपने अपने ऑफिस में थे, स्कूल में थे या ऑफिस में थे, तो खूब तेज़ आंधी आई, बहुत तेज़। अब दोनों की एक टेंशन तो हो गई कि यार हमारे पौधे का क्या हुआ होगा। अब जैसे ही छुट्टी हुई, टन 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 दोनों घर आए भगते हुए, और सबसे पहले किसके पास गए? पौधे के पास। पता है हुआ क्या? हरा भरा तो उड़ गया, और जो वो सूखा सूखा सा था ना, वो वैसा का वैसा ही रह गया। क्यों? हाँ, क्या हो गया? डिटरमिन्ड हो गया। अच्छा, परिस्थितियों में सीख गया हो, ठीक है। तो भाई वो टीचर तो परेशान हो गया ना। अभी आप किसी चीज़ को इतना संभाल के रखो, इतना ख्याल रखो, और वैसे ही उड़ जाए तो नहीं, इंजीनियर परेशान हो गया। तो उसने टीचर से पूछा, आमने सामने पड़ोसी जो थे, कि यार मैं तो इतना ख्याल रखता था, मेरा पौधा तो इतना हरा भरा दिखता था, और तेरा साला तेरी शक्ल जैसा मुरझाया हुआ, अब वो आंधी आई, मेरा उड़ गया, तेरा रह गया। राज क्या है? नसीब है कि राज है? ये बहुत बड़ा राज है भाई। आप अपने पौधे को ज़रूरत से ज़्यादा पानी डालते थे, तो होता क्या था कि आपके पौधे को आराम से पानी मिल जाता था, आराम से पानी मिलता था, तो उसकी जो जड़ें रही वो ऊपर ऊपर ही रही, क्योंकि उसको ऊपर ऊपर ही पानी मिलता था। और मैं तो मेरे पौधे को पानी डालता नहीं था, डाला तो डाला, नहीं डाला तो नहीं डाला, तो उसको तो पानी खुद ढूंढना पड़ता था। तो पानी ढूंढने के लिए वो बिल्कुल नीचे 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 उसकी जड़ें जाती गई, और जितनी ज़्यादा उसकी जड़ें नीचे गई, उतनी उसकी पकड़ क्या हो गई? मजबूत हो गई, ठीक है। इसलिए वो आज भी खड़ा हुआ है और आपका पौधा उड़ गया। तो ये कहानी होती है पेरेंटिंग की। किसकी? परवरिश की। अगर माँ बाप अपने बच्चों को ज़रूरत से पहले ही चीज़ें ला के दे देते हैं, तो बच्चे कैसे हो जाते हैं? आराम पसंद, ठीक है। लेकिन जो लोग अपने बच्चों को जितनी ज़रूरत हो उतना ही दे, तो उनके बच्चे स्ट्रगल करना सीखते हैं। स्ट्रगल करना सीखते हैं तो वो भागना सीखते हैं, दौड़ना सीखते हैं और जीत जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए कहा जाता है कभी बच्चों को पानी ज़्यादा नहीं डालना चाहिए। ये मेरे परदादा ने कर दिया बेवकूफ़ों ने, ठीक है। पैसा तो खूब कमाया, लेकिन काजू बादाम कैसे खिलाए? मुट्ठे भर भर के। तो उनकी किसी औलादों ने काम ही नहीं किया, सब बर्बाद हो गए। और जब मेरे पापा की बारी आई तो बेचारों को पानी मिला नहीं, तो उन्होंने खूब मेहनत करी, ठीक है। अब उन्होंने मेहनत करी तो उनके बच्चों को क्या मिलेगा? बेचारे को माइजर। तो अब वो कहानी बेकार, यहाँ आओ वापस से, ठीक है। अब बाप दादा ने खूब मेहनत करी, तो उन्होंने घर बनाया हवेली, मतलब मेन रोड पे हमारा 70, 80 या 100 फुट का मकान है, 100 बाई 50 का, जिसको बनाने की किसी के बाप दादा में ताकत नहीं है कि वो कंस्ट्रक्ट कर सके। तो भैया हमने क्या करा? क्या करा? बस लिया था। कहानी की सुनाऊंगा। अपने बारे में कभी झूठ बोला है क्या? एक बार बोला था मैंने, वो हम नहीं बोलता, ठीक है। तो असलियत है। तो भैया बहुत बड़ा घर है, तो बनाने की ताकत नहीं है, तो हर 2 साल में ये बात उठती है कि ये घर किसी को दे देते हैं, वो यहाँ पे बढ़िया सी बड़ी सी बिल्डिंग बनाएगा, और अपन सब घर वालों को 1-1, 2-2 फ्लैट मिल जाएंगे, फ्री में अपना रहने का घर हो जाएगा। अभी खंडर जैसे मकान में रहते हो, बढ़िया वाले फ्लैट में रहोगे अच्छे से। तो 1-2 चाचा मामा अड़ जाते हैं, तो काम हो नहीं पा रहा। लेकिन ये बात अक्सर होती है। तो मुझे तो ये स्पेसिफाइड एग्रीमेंट एक बार में समझ में आ गया था। स्पेसिफाइड एग्रीमेंट में क्या होता है? कोई इंडिविजुअल अपनी ज़मीन किसी डेवलपर को दे देता है कि भाई ज़मीन है मेरी, आप इसके ऊपर क्या करो? कंस्ट्रक्ट करो बिल्डिंग बड़ी सी, और उस बिल्डिंग का कुछ पोर्शन मुझे दे देना और कुछ पोर्शन आप रख लेना। जो पोर्शन मुझे दोगे वो मेरा हिस्सा हो गया, क्योंकि मेरी ज़मीन है। जो पोर्शन आप रखोगे उस पोर्शन को आप मार्केट में सेल करके अपनी कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट रिकवर कर लेना, थोड़ा फायदा कमा लेना, मुनाफा कमा लेना। विन विन सिचुएशन हुई कि नहीं हुई? हुई ना। इसको अपन बोलते हैं स्पेसिफाइड एग्रीमेंट। टेक्निकल टर्म है, लीगल टर्म है, क्या है? स्पेसिफाइड एग्रीमेंट। स्पेसिफाइड एग्रीमेंट में हम क्या करते हैं? ट्रांसफर ऑफ लैंड टू अ डेवलपर फॉर कंस्ट्रक्शन पर्पस। कंस्ट्रक्शन हो गया, उसके बाद आपको कंसिडरेशन कैसे मिलता है? कंसिडरेशन शैल बी रिसीव्ड इन फॉर्म ऑफ कंस्ट्रक्टेड पोर्शन एंड मनी। मैं कहता हूं 2 फ्लैट तो चाहिए ही चाहिए, 2 फ्लैट के साथ साथ 50 लाख रुपए और भी लूंगा। समझ में आया? अब ये
एग्रीमेंट समझ में आ गया ना? एग्रीमेंट समझ में आ गया तो अब थीम समझो। हुआ क्या कि बाप दादा की प्रॉपर्टी बरसों पहले उन्होंने खरीदी थी। अब आज मैं उस प्रॉपर्टी को किसी को क्या कर रहा हूं, दे रहा हूं, लेकिन प्रॉपर्टी बेच नहीं रहा हूं, मैं उसको दे रहा हूं कंस्ट्रक्शन के लिए। लेकिन लीगली प्रॉपर्टी मेरे हाथ से तो गई, क्योंकि जब कंस्ट्रक्शन हो जाएगा, मान लो 4 फ्लोर बने, तो 4 फ्लोर जो 4 लोग खरीदेंगे तो लैंड भी उन चारों की कलेक्टिवली हो जाएगी। फ्लैट्स में यही होता है। आपने किसी सोसाइटी में फ्लैट लिया, किसी बिल्डिंग में, तो ऐसा मत सोचना ज़मीन आपकी नहीं है, जितने भी फ्लैट्स ओनर्स हैं उन सबकी मिलके वो क्या है, ज़मीन है। एग्रीमेंट ऐसा ही होता है। तो भाई अब टेक्निकली तो ज़मीन गई ना, अब मैं ज़मीन का ओनर हूँ क्या? नहीं, ज़मीन गई पर मैंने बेची नहीं है। अब वो क्या करेगा, इसके ऊपर पूरी बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करेगा। मान लो यहाँ पे ये बिल्डिंग क्या हो गई, कंस्ट्रक्ट हो गई। एक बात बताओ, मेरा कौन सा वाला एसेट गया मेरे पास से? लैंड गया क्या मेरे पास से? लैंड जो मैंने खरीदा था इस पर्टिकुलर टाइम पे। और वो ट्रांसफर कब हुआ? जब मैंने उसको बनाने के लिए दिया तब, जब ये बिल्डिंग बन गई तब। जब मैंने बनाने के लिए दिया तब मैंने पूरा एग्रीमेंट किया, मैंने लैंड क्या कर दी, हैंड ओवर कर दी, कब्जा सौंप दिया। तो ये ट्रांसफर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। और ये ट्रांसफर है भी सही। पर मैं कह रहा हूँ अरे मुझसे बिल्डिंग नहीं बन रही थी तो ही तो मैंने ज़मीन किसी और को सौंप दी, मेरे पास पैसा आया क्या जेब में जो मैं उसके बदले में पैसे दूँ? आपको पैसे कहाँ से दूँ? कि ये हम नहीं जानते। अरे ये तो गलत बात है सरकार। ठीक है, गलत बात है, हम एक काम करते हैं, ट्रांसफ़र तो है पर इस ट्रांसफ़र की टैक्सेबिलिटी को हम डेफर कर सकते हैं। डेफर कर सकते हैं मतलब पोस्टपोन कर सकते हैं। कहाँ तक पोस्टपोन करोगे? डेट ऑफ कंप्लीशन तक। कहाँ तक करेंगे? डेट ऑफ कंप्लीशन। तो मतलब ट्रांसफर तो ये है, टैक्सेबिलिटी, ट्रांसफर तो यही तक है। टैक्स की लायबिलिटी कहाँ तक आएगी? जब घर आपका कंप्लीट हो जाएगा, कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाएगा, वहां तक। ये हम कर सकते हैं अगर क्या, अगर कि वो जो कंस्ट्रक्टेड पोर्शन आपको मिला है ना, वो आपने डेट ऑफ कंप्लीशन के बाद सोल्ड किया हो तो। अगर वो आपने डेट ऑफ कंप्लीशन का सर्टिफिकेट जो म्यूनिसिपैलिटी आपको देती है उससे पहले बीच में कहीं पे भी अगर आपने वो कंस्ट्रक्टेड पोर्शन बेच दिया तो फिर डेफरमेंट नहीं होगा, टैक्स की लायबिलिटी यहीं तक होगी। समझ में आया कि नहीं आया? सबको समझ में आया? बहुत सिंपल है। मैंने मेरी ज़मीन हैंड ओवर कर दी किसी डेवलपर को, कंस्ट्रक्शन करके वो मुझे कंस्ट्रक्टेड पोर्शन दे देगा। आप एग्जाम्पल समझो 4 माले बनेंगे, 2 मेरे 2 उसके, तो जो 2 माले मुझे बनेंगे वो मेरे पास आ गया। एक तरीके से ज़मीन गई और 2 माले आ गए मेरे पास। एक्सचेंज हुआ कि नहीं हुआ? एक्सचेंज हुआ, ट्रांसफ़र हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। अब ज़मीन तो इस टाइम पे गई है, उसकी टैक्स की लायबिलिटी क्या हो जाएगी? डेफर, पोस्टपोन हो जाएगी। अगर वो 2 फ्लैट आपने डेट ऑफ कंप्लीशन के बाद बेचे तो। अगर पहले ही बेच दिए तो मैं ये नहीं कहूँगा जब तुमने बेचे तब टैक्सेबल, तब मैं क्या कहूँगा कि ये चीज़ तो तभी टैक्सेबल हो जाएगी जब आपने ज़मीन क्या करी थी? ट्रांसफ़र करी। समझ में आया? हाँ, इंटरेस्ट लगेगा। टैक्स की लायबिलिटी तो यही थी, अब आपने बेचा, अब आप टैक्स दोगे। क्योंकि मान लो मैं इस उम्मीद में था, क्या उम्मीद में था कि भाई जो 2 फ्लैट बनेंगे ना उसको मैं रखूँगा अपने पास, इस उम्मीद में था। और बेचने की तो मेरी कोई इंटेंशन थी नहीं, पर कमीनों ने बाकी के 2 फ्लैट ऐसे लड़ाकू लोगों को दे दिए कि अब मैं उनके साथ रह नहीं सकता। मेरे को पता पड़ गया कि ये तो मेरे जानी दुश्मन हार्दिक को दे दिया इसने फ्लैट, अब मैं कैसे रहूँगा इसके साथ। तो फिर मैंने फ्लैट बेच दिया। अब सर मेरा इंटेंशन तो था नहीं, फिर भी मैंने आपातकालीन सिचुएशन में बीच में बेच दिया। टैक्स की लायबिलिटी तो यहीं पे है, तो यहाँ से यहाँ तक का ब्याज देना पड़ेगा? यस, देना पड़ेगा। समझ में आया कि नहीं? अब दूसरे छोटे मोटे क्वेश्चन की बात करते हैं। सर फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या मानी जाएगी? भाई जितने में बेचा उसमें तो प्रॉब्लम है ही नहीं। जितने में तुमने ये पोर्शन अगर बेच ही दिया है तो जितने में बेचा वही क्या है तुम्हारे लिए फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। और सर अगर मैंने नहीं बेचा तो जितने की उसकी क्या है? फेयर मार्केट वैल्यू है। और फेयर मार्केट वैल्यू इस केस में होती है स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू। क्या होती है? ठीक है, इंडेक्सेशन ट्रांसफर तक, इधर से इधर। हेलो,
ये क्लियर है? अब आप मुझसे जो भी छोटे मोटे सवाल पूछना चाहते हो ना पूछ लो। जैसे अगर मैंने बेच दिया, एग्जाम्पल लेते हैं, मैंने 50-50 लाख में एक एक फ्लोर बेच दिया तो 1 CR, ठीक है। अब कोई यूँ पूछे सर दो नहीं बेचे एक ही बेचा हो तो दूसरे वाले की फेयर मार्केट वैल्यू आएगा तो कितना, 1 CR। समझ में आया कि नहीं? क्योंकि मैं टैक्सेबल किसको कर रहा हूँ, इसको कर रहा हूँ। क्लियर है? ओके। अब कोई यूँ बेचे सर नहीं बेचा, फिर तो मैं फ्यूचर में कभी भी बेच सकता हूँ, तो टैक्स की लायबिलिटी तो यही आ जाएगी। तो इस दिन उस पोर्शन की जो फेयर मार्केट वैल्यू थी वो क्या है, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। कोई पूछे सर फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन हो गया, ट्रांसफर एक्सपेंसेस, अगर इस एग्रीमेंट में कुछ खर्चा हुआ है तो ट्रांसफर एक्सपेंसेस, ठीक है। फिर क्या है सर, कोई कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, वो तो सिंपल है यार, जितने में तुमने ज़मीन खरीदी। सर इंडेक्सेशन होगा ही होगा। सर कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट, अगर यहाँ पे कोई कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट थी वो तो आम जिंदगी है। प्रॉब्लम तो दो चीज़ पे ही थी, सवाल तो दो पे ही था कि एक तो टैक्स की लायबिलिटी कब आएगी, कितनी वैल्यू पे आएगी, और तीसरा इंडेक्सेशन कहाँ तक होगा। भाई इंडेक्सेशन तो ट्रांसफर तक ही होगा, उससे ज़्यादा हो नहीं सकता। टैक्स की लायबिलिटी पोस्टपोन हो सकती है अगर आप दिल थाम के बैठ जाओ, प्रॉपर्टी को नहीं बेचो तो नहीं होगी डेफरमेंट, अगर बीच में ही कभी बेच दिया तो। बात हो गई कि बीच में अगर बेच दिया है तो वो जो पहले टैक्सेबल हुआ था यहाँ से यहाँ तक का क्या लगेगा, आपका ब्याज लगेगा। क्लियर है? सबको समझ में आ रहा है? अब चल छोरा सही कह रहा है, सर जमीन गई ना, बदले में क्या मिला, रेजिडेंशियल हाउस है तो एग्जेम्प्ट है, तो तूने तो वो भी बेच दिया। बेच नहीं रहे और रेजिडेंशियल हाउस है। जैसे मेरे केस में मैंने तो वो ज़मीन देके जो फ्लैट्स बनवाए, उस फ्लैट में मैं रह रहा हूँ, तो सेक्शन 54F एप्लीकेबल होगा कि नहीं होगा? ज़मीन गई। मेरे केस में तो सेक्शन 54 एप्लीकेबल हो जाएगा, क्योंकि जो बिल्डिंग मैंने उसको दी वो खुद मेरा रेजिडेंशियल हाउस था, और बदले में जो मुझे फ्लैट मिला वो भी क्या है, रेजिडेंशियल हाउस है। तो ये जो कैपिटल गेन इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आ रहा है वो मेरा क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट हो जाएगा। समझे कि नहीं? बात तो हुआ है कि मुझे रेजिडेंशियल हाउस नहीं मिला, एम्प्टी स्पेस मिल गई, या दुकान, शोरूम, गोडाउन कुछ और मिल गया, तो उसकी बात कर रहे हैं। समझ में आया? ठीक है। अब इसमें एक क्वेश्चन आता है, यहाँ से आगे बढ़ते हैं अपन। सर मैंने उसको नहीं बेचा तो आपने इस पॉइंट ऑफ टाइम पे उस चीज़ को क्या कर दिया, टैक्सेबल कर दिया। अब मैं उस चीज़ को फ्यूचर में कभी भी रुक जा। अब मैं उसको फ्यूचर में कभी भी बेचूंगा, मान लो मैंने यहाँ बेच दिया, ठीक है, जिस टाइम पे टैक्सेबल हुआ तब आपने फेयर मार्केट वैल्यू कितनी ले ली, 1 CR। अब मैं तो बाद में बेच रहा हूँ, उस टाइम पे फेयर मार्केट वैल्यू थी, बाद में तो वैल्यू कुछ और भी हो सकती है, कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है। सर ज़मीन जायदाद है, कम कहाँ होती है, ज़्यादा ही हुई होगी। तो मैंने उसको 1.8 CR में बेच दिया, तो अगली बार जो टैक्स लगेगा वो 1 CR से 1.8 CR पे लगेगा कि शुरू से लगेगा? 1 CR से 1.8 CR पे लगेगा ना, क्योंकि वो तो बरसों पहले की ज़मीन थी सर, उसकी इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन तो 20 लाख आ रही थी, तो 20 लाख से लेके कि 1 CR तक 80 लाख पे तो टैक्स में यहाँ दे चुका ना आपको, 80 पे तो दे चुका। अब वो चीज़ मेरे लिए कितने की हो गई, 1 करोड़ की हो गई। 1 करोड़ की चीज़ कितने में गई, 1.8 करोड़ पे, तो 80 लाख पे टैक्स मुझे यहाँ भी देना पड़ेगा। डिपेंड डेट ऑफ कंप्लीशन से उसकी पीरियड ऑफ होल्डिंग काउंट करी जाएगी, शॉर्ट टर्म है कि लॉन्ग टर्म है, 3 साल हुए, 2 साल हुए, 1 साल हुए, यहाँ से देखा जाएगा, वो चीज़ यहाँ से यहाँ तक की काउंट हो जाएगी। सिंपल है कि नहीं है? विधि कुछ सोच रही है, कुछ तो सोच रही है, घर को देखने लगी, मैं भी दे दूँ क्या? हाँ समझ में आ रहा है सबको? क्लियर? चलें आगे बढ़ें। तो एक बार चार्ट पढ़ लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। इसके क्वेश्चंस आना बहुत रेयर है, ये थ्योरेटिकल टॉपिक है, बहुत रेयर इसका क्वेश्चन आता है। आप सेक्शन याद रखोगे 45(5)(a), सेक्शन 45(5)(a) अगर थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है तो 1 मार्क्स का ये सेक्शन नंबर है, ठीक है? बोल भाई। कैसे नहीं कर सकते? हाँ तो मुझे जो हिस्सा मिला मैं उसकी तो फेयर मार्केट वैल्यू ले रहा हूँ।
मैं चारों फ्लोर की फेयर मार्केट वैल्यू थोड़ी लूँगा, मुझे तो सिर्फ 2 ही हिस्से मिले हैं, तो इन 2 हिस्सों की फेयर मार्केट वैल्यू कितनी है वही तो लूँगा मैं। मैंने जो लैंड दी वो 1 करोड़ की थी ही नहीं, वो तो मेरे बाप दादा ने कब्जा करके बनाई थी। उसकी आज की इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितनी आ रही है? 20 लाख। सुनना, मैंने जो जमीन दी ना उसकी इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 20 लाख है, तो 1 करोड़ क्यों बोल रही है? 20 लाख की जमीन गई और बदले में जो 2 फ्लैट मिले उसकी फेयर मार्केट वैल्यू कितनी है? 1 करोड़। तो बैठे बिठाए मेरी तो 20 लाख की चीज 1 करोड़ की हो गई ना भाई। मतलब तू यूं सोच कि तू सड़े गले मकान में रह रही है, छत टपक रही है उसमें सब जगह से, ठीक है, अगले दिन तू सुबह आओ में चकाचक बढ़िया घर बनाओ मिल जाए तो खुश होएगी नहीं होएगी? फायदा हुआ नहीं हुआ? तो टैक्स देना पड़ेगा नहीं देना पड़ेगा? तो फिर क्या बात है? तुम्हें बुरा क्यों लगता है यार टैक्स देने में? हाँ, तुम्हारे बाप का क्या जा रहा है? तुम अपने आप को पीड़ित क्यों मान लेते हो? चल बोल नवलीन, और बोल। तू एग्री है कि जो हम पढ़ रहे हो सही है? अब से है ना, अब से तुम लोग एक काम करना, तुम अपने आप को इनकम टैक्स ऑफिसर के पोजीशन पे रख के देखना, मजा आएगा कि साले से इतने कम क्यों रहते ले रहे हो, और लो, ठीक है? तो तुम्हें समझ में भी आएगा कि हाँ यार टैक्स तो बिल्कुल सही बना रखा है यार, तो और थोड़ा रहम दिल भी बन जाना, जैसे सरकार है हमारी इतनी प्यारी सी। चलो अब पढ़ लेते हैं। अच्छा, पहली बात कि ये जो डेफरमेंट हुआ, ये जो सेक्शन पढ़ रहे हैं ना अपन 45(5)(a), ये अच्छा है बुरा है? अच्छा है ना, बेनिफिशियल है। टैक्स की लायबिलिटी यहाँ नहीं आई, कहाँ पे आई? सॉरी, यहाँ नहीं आई, यहाँ पे आई। टैक्स की लायबिलिटी डेफर करना अच्छी बात है कि नहीं है? पैसा पोस्टपोन हो गया, तो ये बेनिफिट सिर्फ इंडिविजुअल और एचयूएफ को मिलेगा। किसको मिलेगा? इंडिविजुअल और एचयूएफ। उसके सिवा कोई और होगा तो उसको तो अत्यंत तुरंत हिसाब से ही क्या हो जाएगा? टैक्सेबल हो जाएगा। क्लियर है? ओके। अब हाँ, अभी देना पड़ेगा। इंडिविजुअल एचयूएफ एंटरिंग इनटू स्पेसिफाइड एग्रीमेंट फॉर डेवलपमेंट ऑफ प्रोजेक्ट इज द इंडिविजुअल एचयूएफ ट्रांसफरिंग हिज शेयर इन द प्रोजेक्ट आफ्टर द डेट ऑफ इशू ऑफ कंप्लीशन सर्टिफिकेट। क्या वो कंप्लीशन सर्टिफिकेट के बाद ट्रांसफर कर रहा है क्या? तो पहले ये नीचे वाला पढ़ेंगे अपन, यस सर, बाद में कर रहा है। कैपिटल गेन टैक्स लायबिलिटी वुड अराइज इन द प्रीवियस ईयर इन विच सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन फॉर होल और पार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट इज इशूड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। कॉम्पिटेंट अथॉरिटी मतलब म्यूनसिपालिटी, जब उन्होंने सर्टिफिकेट इशू कर दिया कि आपकी बिल्डिंग कंप्लीट हो गई, ठीक है। स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ऑन द डेट ऑफ इशू ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ हिज शेयर प्लस कैश कंसिडरेशन इक्वल्स टू फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, जिसको हम साधारण भाषा में फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, फेयर मार्केट वैल्यू बोल रहे हैं ना। अब वो फेयर मार्केट वैल्यू नहीं है, उसको अपन क्या बोलेंगे? स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू। इसके ऊपर अपन को 3-4 टॉपिक पढ़ने हैं, तो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू का मतलब समझ लो, सरकारी रेट। कौन सी रेट? सरकारी रेट, जिसके हिसाब से रजिस्ट्री होती है। आपने कभी घरों में बड़े बूढ़ों की ज़मीन जायदाद की बातें सुनी है क्या? नहीं सुनी? बेटा सुना कर, वहीं तो ज्ञान मिलता है। या ये तो एक दूसरे की बिचिंग हो जाती है जो अपन करते हैं, ठीक है, वो बात ज़रूर सुना करो। आपको ये पता है क्या कि प्रॉपर्टी अगर 1 करोड़ की है तो पेपर 1 करोड़ के नहीं बनते? पता है आपको? ज़्यादा के बनते हैं? अबे गधे, कम के बनते हैं। बिल्कुल सही समझे, कम के बनते, सबको पता है। कोई ऐसा ही क्यों? कम क्यों बनते? कम के इसलिए बनते हैं भाई क्योंकि आपने जो 1 करोड़ उसको दे रहे हो वो भी आपने 1 नंबर में नहीं कमाया, आपकी खुद की काली कमाई है। दिखाओगे कहाँ से 1 करोड़ कैसे कमाया हमने? पहला टैक्स तो तुम्हारे ऊपर आ जाएगा। वो बेचारा हो तो मर जाएगा, वो कहेगा ओहो 1 करोड़ में बेच दिया भाई साहब, इतनी सारी कमाई, लाओ टैक्स दो। तो वो भी 1 करोड़ में लेना नहीं चाहता, मतलब वो भी 1 करोड़ के पेपर बनाना नहीं चाहता, इवन आप भी नहीं बनाना चाहते। तो पेपर बनेंगे 60 लाख के, 40 लाख रुपए कैश में लेन देन हो जाएगा। 60 लाख के जो पेपर बनेंगे ना, वो एक बेंचमार्क को देखते हुए बनेंगे। क्या? कि जब हम ज़मीन बेच रहे हैं तब उस ज़मीन की सरकारी रेट, जिसको आम भाषा में डीएलसी रेट बोला जाता है,
कि डीएलसी रेट क्या चल रही है। इनकम टैक्स की भाषा में उसको स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू बोलते हैं। स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू मतलब जिस रेट पे आपकी रजिस्ट्री होगी, जिस रेट पे आपकी क्या होगी, रजिस्ट्री होगी। एग्जाम्पल लेते हैं अपन कि मेरे पापा ने ज़मीन मेरे नाम कर दी, बेची थोड़ी है, पैसे थोड़ी लिए, उन्होंने तो गिफ्ट दी है मेरे को, फिर भी मैं उस ज़मीन को अब मेरे पापा से मेरे नाम पे रजिस्टर कराना चाहता हूँ। तो जब मैं रजिस्ट्री कराने जाऊँगा तो वो रजिस्ट्री के चार्जेस लेगी कि नहीं लेगी सरकार? लेगी। मतलब मेल के नाम पे होगी तो 7%, फीमेल के नाम पे होगी तो 6%। भेदभाव करते हैं लोग, बुरे लोग हैं, ठीक है। तो 6%, तो ये परसेंटेज कौन सी वैल्यू का लेंगे वो? मेरे पापा ने तो फ्री में दिए मुझे, तो वो लेंगे स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू, सरकारी रेट के हिसाब से, ठीक है। तो अभी क्योंकि आपको पैसे तो मिल नहीं रहे ना, तो जो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है ना, वो क्या मानी जाएगी? फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन मानी जाएगी। क्लियर है ये? सबको समझ में आ रहा है? स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू मतलब सरकारी वैल्यू। तो मार्केट वैल्यू अलग है। तो समझो, हो सकता है उस जमीन की सरकारी रेट 50 लाख हो, ठीक है, पर मार्केट रेट तो 1 करोड़ है। आज इस बिल्डिंग की सरकारी रेट 50 लाख है, तो ये मनमोहन जी मुझे 50 लाख में बेच देंगे क्या? नहीं ना, ज़्यादा में ही बेचेंगे वो तो मार्केट रेट तो ज़्यादा है, पर मार्केट रेट 1 करोड़ पे पेपर कोई बनवाता नहीं है। तो वो बेंचमार्क किसको रखते हैं? स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू को रखते हैं। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं अपन। होएगा ही, होता ही है। इसको रोकने का एक तरीका है, अपन आगे आने वाले टॉपिक में पढ़ेंगे, ठीक है। ये सबको पता है कि टैक्स इवेजन प्रॉपर्टी के केस में होता है, सबको पता है। जो रजिस्ट्री पे साइन ले रहा है उसको भी पता है, जो बाबू वहाँ बैठा है उसको भी पता है, सबको पता है, तुम्हें भी पता है, ठीक है। नेक्स्ट, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन डीम्ड टू बी द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन फॉर डिटरमाइनिंग कैपिटल गेन और सब्सिक्वेंट सेल ऑफ शेयर ऑफ डेवलप्ड प्रॉपर्टी। क्या कह रहा है कि ये जो आपने स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू को फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन मानी गई ना, अब इस फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन को कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मान ली जाएगी जब आप इस प्रॉपर्टी को आगे चल के क्या कर दोगे? बेच दोगे। सिंपल सी बात है। हाँ, मतलब मेरे एग्जाम्पल में जो 1 करोड़ था वो लैंड के लिए तो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन है, लेकिन वो 2 कंस्ट्रक्टेड फ्लैट के लिए यही चीज़ क्या बन जाएगी? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। क्लियर है? दोनों टर्म समझ में आ रहे हैं बेटा? आपको आ रहे हैं दोनों टर्म समझ में? अंशिका तेरे को आ रहे हैं? बाकी सबको, गधे घोड़े सबको समझ में आ रहे हैं? ठीक है, चलो। हाँ, कौन बोला? चारुल, सेल्फ रियलाइजेशन बहुत ज़रूरी है बेटा। वेरी गुड। अब अपन चलते हैं थोड़ा सा साइड में कि नहीं सर, हमने तो पहले ही बेच डाली तो क्या होगा? इज द इंडिविजुअल एचयूएफ ट्रांसफरिंग हिज शेयर इन द प्रोजेक्ट ऑन और बिफोर द डेट ऑफ इश्यू ऑफ कंप्लीशन सर्टिफिकेट। पहले बेच दिया क्या? हाँ सर, पहले बेच दिया। यस, कैपिटल गेन टैक्स लाइबिलिटी वुड अराइज in the previous year in which property is handed over to the developer. In the previous year in which property is handed over to the developer. जितने में बेचा वही क्या बन जाएगा? फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन। ठीक है? क्लियर? ओके, बस। आप चाहो, मेरी बात सुनो, आप चाहो तो ये जो चार्ट पढ़ोगे ना, तो उस टाइम पे कहानी धुंधली धुंधली याद आएगी, पूरी याद नहीं आएगी। तो आप ये अपनी समझ के अनुसार ये वाला जो डायग्राम है ना, ये जो टाइमलाइन है, वो इस जगह पे बना लो आप। ठीक है? मतलब यहाँ पे तो लिखोगे आप मैं तो बोल रहा हूँ, लिखना क्या है? चुप तो रहे 2 मिनट। यहाँ पे आप लिखोगे लैंड, डेट ऑफ एक्विजिशन। ठीक है? बाकी सब तो आप समझते हो, लिख लेना जो लिखना चाहो, लेकिन ये बनाना कंपलसरी है, इसीलिए वो जगह छुड़वाई है अपन ने। ठीक है? जो लोग फोटो लेते हैं वो कभी लिख नहीं पाते हैं।